गुड मॉर्निंग दोस्तों और स्वागत है आपका आपकी अगली बैंकिंग करंट अफेयर्स की क्लास के ऊपर, जो कि हर शनिवार को सुबह 7 बजे हम आपके साथ जुड़ते हैं जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है जो कि अभी हमें एक तोहफा दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जब उन्होंने एसबीआई क्लरिकल की नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है। तो आप में से काफी बच्चों ने एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम भर भी दिया होगा। तो गाइस अब ये राइट मौका है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है, अराउंड फेब मार्च के आसपास हमारा मेंस का एग्जाम होगा। तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, बस अभी से ही जुड़ जाओ। जीए के लिए लास्ट मिनट तक वेट मत करना, क्योंकि अगर लास्ट मिनट तक वेट करोगे तो हो सकता है कि आपका प्री निकल जाए बट मेंस में आप क्लियर ना कर पाओ। बिकॉज अगर लास्ट मिनट पे छोड़ोगे तो स्ट्रेस के कारण ही हो सकता है जीए में नंबर अच्छे ना आ पाए। और जल्दी उम्मीद है कि एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन भी आ सकती है, तो आप अपनी तैयारी जो है उसको उसी हिसाब से करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आते हैं इन करंट अफेयर्स क्लासेस के ऊपर, जहां पे हम हर शनिवार को सुबह 7 बजे आपके साथ जुड़ते हैं आपकी करंट अफेयर्स को क्लासेस को लेके। अब यहाँ पे क्लास शुरू करने से पहले मैं वही दो चीजें दोहराऊंगा जो मैं आपके साथ हर क्लास में दोहराता हूं, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सबसे पहले अपने पास इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक नोटबुक रखनी है, जहां पे आप अपने आंसर्स को लिखोगे। अगर कुछ आंसर गलत हुए हैं तो वो आंसर क्यों गलत हुए हैं उसके बारे में वहां पे शॉर्ट 5 लिखो, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो सके। क्यों हम ये एक्सरसाइज करते हैं हर क्लास में? ताकि हमारा एक अच्छा एनालिसिस बन सके और हम जान सके कि हम कहां पे गलती कर रहे हैं और उस गलती को हम अच्छी तरह से ठीक कर सके। आज के सेशन में कितने डिस्कस करेंगे हम? अराउंड एंड अराउंड आज के सेशन में 30+ न्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पिछली बार हमने काफी अच्छे जो थे, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस जो थी आरबीआई की, सेबी, काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव डिस्कस किए थे। तो आज भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब बच्चों के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रैक्टिस को और बेटर करने के लिए एडुटैप आपके लिए लेके आया है आपकी एसबीआई पीओ प्लस क्लर्क कॉम्बो टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको 15,000 से ज्यादा सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों को ही कैटर करेगा। यहां पे आपको चैप्टर वाइज सवाल मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और आपको आपके एग्जाम के प्रति फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहां पे दिए जाएंगे। तो आप फटाफट में इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अभी फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है, जहां पे आपको कूपन कोड यूज करना है। कोड है जी SBI 80, ठीक है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और इस कोड को लगाते हो तो आपको ये टेस्ट सीरीज जो है मात्र 720 रुपए में आपको मिल जाएगी। चलिए जी, शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सवाल के ऊपर। तो सवाल पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको मुझे बताना है, भारत जेन एक टर्म डिस्कस हुई है। तो भारत जेन बेसिकली क्या है? दुनिया का पहला, वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लैंग्वेज इनिशिएटिव है। तो आपको मुझे बताना है कि ये इनिशिएटिव जो है किसने लॉन्च किया है या किसने ये इनिशिएटिव बनाया है। देखिए है क्या, इंडियन लैंग्वेजेस के प्रति आप मल्टी भाषा मल्टी मॉडल लैंग्वेज सिस्टम बनाया गया है। तो किसने बनाया है जी? ये सिस्टम बनाया है हमारा आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे ने ये इनिशिएटिव जो है हमारा बनाया। अब भारत जेन है क्या, इसको थोड़ा सा जानते हैं। भारत जेन, जैसे मैंने कि आपको बताया है कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम है। क्या है? ये एक आईआईटी बॉम्बे ने ऐप बनाया है ताकि आप अपने लैंग्वेजेस, स्पीचेस, कंप्यूटर को लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, उस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किसके अंडर किया गया है? दैट इज अंडर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। तो ये आपको एक पॉइंट नोट करना है। एग्जाम में चांसेस कम है कि वो आपको डायरेक्ट पूछे कौन सा मिशन है, बट क्वेश्चन से आपको पूछा जा सकता है कि इस मिशन के अंतर्गत कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? भारत जेन लॉन्च किया है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है जी? ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इनिशिएटिव आता है, ठीक है। और यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे जो है वो मेन इंस्टीट्यूट है, बट उसने इसके साथ किन किन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन की है ताकि ये लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात कर सके। तो वहां पे याद रखिए आईआईटी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ठीक है जी, आईआईटी मंडी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद एंड आता है आपका आईआईटी मद्रास। तो कंफ्यूज मत होना, देखिए ये कोलैबोरेटर हैं, यानी कि यहाँ पे कोलैबोरेशन होगी और जो आपका आईआईटी बॉम्बे है वो मेन इंस्टीट्यूट है जो कि इस पे काम करेगा, ठीक है जी। तो चलिए हमारा पहला सवाल होता है,
अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल, फिर मैंने आपको बोला था अगर कोई चीज पहली बार होती है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। तो अब यहां पे पूछा गया कि भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट किसान कवच जो है वो अभी के अभी लॉन्च हुआ है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। देखो अभी हमने भारत जन की बात की, जो लैंग्वेज की बात कर रहा था, भाषा की बात कर रहा था। ये किसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भारत सरकार ने लॉन्च किया, इसका नाम है किसान कवच। तो आपने कवच सिस्टम सुना होगा, वो रेलवेज की बात करता था पहले, कि जहां पे हम रेलवेज में जो हमारे कोलिजन्स होती हैं उसको कम कर सके, तो वहां पर है कवच सिस्टम। अब यहां पे क्या है, हमने किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, आप स्प्रे करते हो, किसान स्प्रे करते हैं तो स्प्रे आंखों में पड़ते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं। उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने किसान कवच सिस्टम को स्टार्ट किया है। अब आपको मुझे बताना है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ कौन सी यहां पे बॉडी है जिसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है जी आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सीपीओ हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो सीपीओ हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट निकाला है। नाम क्या है इसका, किसान कवच। तो याद है ना, किसान को कवच कहां से मिलता है, पेस्टिसाइड से कवच दिया गया है। चलिए, ये था हमारा दूसरा सवाल। बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के ऊपर। तीसरा सवाल है जी, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की गई है। देखिए, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए और बेटर करने के लिए एक एडवांस्ड बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो देने की बात की गई है। किसके बाय, आपको मुझे किसने बात की है, बात की है DPIIT, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है जी, तो इन्होंने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है स्टार्टअप सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, कौन से बैंक से एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस तरह का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी बैंक्स के MOUs हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो कौन सा बैंक है जी यहाँ पे बैंक का नाम है HDFC बैंक, HDFC बैंक। तो हमने एक न्यूज और पढ़ी होगी थी क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। तो अभी क्या हुआ था, SBI जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड होल्डर बना था, और उसने कहीं ना कहीं HDFC का जो बेंचमार्क था उसको बीट किया था। ठीक है, तो वहां पे भी हमने HDFC के बारे में पढ़ा था अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत भी। अगर मैं DPIIT की बात करूं तो यहाँ पे हमने कुछ इनिशिएटिव्स पढ़े हुए हैं जो सरकार के बहुत ही बड़े इनिशिएटिव है। उसमें एक नाम आता है गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, जहां पे आप सरकारी एक पोर्टल बनाया गया है जहां पे प्रोक्योरमेंट करवाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। इसको बोला जाता है नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट, यानी कि सरकार जो प्रोक्योरमेंट करते हैं वो इस पोर्टल के थ्रू करती है। ये भी DPIIT का इनिशिएटिव है, क्योंकि ये भी न्यूज में देखने को मिला था। फिर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC जो है वो भी DPIIT के अंतर्गत ही काम करता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये ई-कॉमर्स जायंट जैसे कि Amazon है, फ्लिपकार्ट है, उन्हीं के कंपटीशन में भारत सरकार ने ONDC को लॉन्च किया था, यानी कि हमारा भी एक खुद का ई-कॉमर्स नेटवर्क हम बना रहे हैं ONDC के थ्रू। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसके अंदर आता है, DPIIT के अंदर आता है। तो इसलिए दोनों इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं सवाल के ऊपर। तो अभी हुआ क्या है, HDFC बैंक और आपका DPIIT ने एडवांस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए एग्रीमेंट एक साइन कर लिया है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। आपको मुझे बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा शिप यार्ड है या फिर ऐसी कौन सी शिप है जिसको कि अभी इंप्लीमेंट किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट INS निर्देशक। ठीक है, INS निर्देशक के अंतर्गत इसको कमीशन किया गया है 2024 में, और ये क्या है, हमारे सर्वे वेसल, लार्ज सर्वे वेसल है। तो आपको मुझे बताना है कौन से डॉकयार्ड ने इसको इंप्लीमेंट, यानी किस डॉकयार्ड ने इसको बनाया है एक्चुअल में। ठीक है जी, और वो डॉकयार्ड कहां पे है, विशाखापट्टनम में है। तो क्या है जिसका नाम, इसका नाम आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि हमारी कोलकाता की कंपनी है, GRSE कोलकाता। ठीक है, अब देखो एक ट्रिक मैंने आपके साथ खेला था विशाखापट्टनम के साथ, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने बोला विशाखापट्टनम और यहां पे बता रहे GRSE कोलकाता में है, तो ये कैसे हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो शिप है इसको कमीशन किया गया था
विशाखापट्टनम में, यानी कि इस शिप को जब हमने इंडियन नेवी में इंप्लीमेंट किया या फिर इसको कमीशन किया है तो विशाखापट्टनम पोर्ट पे लेके गए हैं। बट इसको जो बनाया गया था, ठीक है जी, जो बनाया गया था वो बनाया गया था GRSC कोलकाता के अंतर्गत, ठीक है। और ये एक हमारा इंडियन नेवी में ना कोड होते हैं, इंडियन नेवल शिप कोड होते हैं, जैसे इसमें से कोड क्या, INS निर्देशक, ठीक है। तो ये INS निर्देशक ये सेकेंड ऑफ द 4 शिप्स थी, उसमें से एक शिप जो है हमारी ये बनी है, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर, माइनॉरिटीज राइट्स डे के ऊपर। डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी बहुत डेज पढ़े, हम वर्ल्ड एड्स डे के बारे में पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस डे के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसी तरह से डेज इन न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं डेज पर सवाल पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा माइनॉरिटी राइट्स डे के ऊपर, माइनॉरिटीज राइट्स डे जो कि सेलिब्रेट किया गया है 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है। क्यों सेलिब्रेट किया गया? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि हम इस देश को मनाते हैं जहां पे हम हमारी एथनिक, रिलीजियस और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनको हम सेलिब्रेट कर सके। अब सवाल मैंने आपसे पूछा है कि जो दिन है माइनॉरिटीज राइट्स डे ये किस ईयर से मनाया जा रहा है। देखिए यही चीजें हमारे एग्जाम को डिफिकल्ट बनाती हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज राइट्स डे शायद सबको याद होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो ये तो आपके लिए बोनांजा है, आपको मिल रही है चीजें। अगर आप खुद भी पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैंने तो पढ़ा था सर, तो 18 दिसंबर पढ़ा होगा, क्या मैंने ये पढ़ा था कि ये कब से मनाया जा रहा है? इस तरह की चीजें हमें नोट करके रखनी है अपने पास, क्योंकि एग्जाम का लेवल अब इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये मनाया जा रहा है जी 1992 से, 1992 से इसको मनाया जा रहा है माइनॉरिटीज राइट्स डे को, ठीक है जी। चलिए अब इसी से जुड़ता जुड़ता एक डे मैं आपसे और पूछना चाहूंगा जिसका नाम है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है जी वो सेलिब्रेट किया गया, आपको मुझे बताना है ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया है और इसकी थीम क्या है। चलिए फटाफट में बताइए, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। अगर आपको यहां पे डे पता है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा या फिर थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। तो देखिए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट होता है 14 दिसंबर को। अब मेरा पहला पॉइंट है कि 14 दिसंबर मुझे पता था, तो मेरे को पता है ये स्टेटमेंट ये और ये मेरा हो गया गलत। अब या तो इसका आंसर बी होगा या इसका आंसर डी होगा। और अगर लेट्स से मुझे डे भूल गया, मुझे थीम याद है कि थीम क्या थी, थीम क्या थी जी, पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स, दैट इज नोन एज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो इसकी थीम क्या थी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी यहां पे आंसर होगा, ठीक है जी, दैट इज द पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स। तो ये यहां पे इंपॉर्टेंट डे जो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। अब अगर मैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे से बात करूंगा तो हमें ना एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पक्का होना चाहिए, इसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा काम कर रहा है इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आता है SLNP, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम, ठीक है। स्टार लेबलिंग नेशनल प्रोग्राम है, स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम है, जहां पे हम स्ट्रीट लाइट्स को सोलर एनर्जी के थ्रू लेके आना चाहते हैं। फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे काफी काम कर रही है। हमने फेम स्कीम लॉन्च किया, हमने ई ड्राइव स्कीम लॉन्च की है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आपको इनिशिएटिव्स के नाम पता होने चाहिए, जैसे कि ई ड्राइव स्कीम मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो हमने ई ड्राइव स्कीम पहले पिछले सेशंस में डिस्कस की हुई है। तो अगर आपने पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो आप पुराने सेशंस देख सकते हो जहां पे जाके ई ड्राइव स्कीम को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें रिवीजन करनी है अपकमिंग मंथ्स में, क्योंकि हमारा यहाँ पे उद्देश्य ये नहीं है कि मैं सिर्फ आऊंगा आपसे 4 सवाल करवा के चला जाऊंगा और मैं बोलूँ कि चलो ठीक है बस हो गया, बस इतना है, नहीं, आपको खुद भी मेहनत करनी है। हाँ, गाइड करने के लिए मैं हमेशा रहूंगा आपके साथ, कि जैसे मैंने आपको कुछ इनिशिएटिव्स का नाम बता दिए, आप इनको पढ़िए और इनको लिख लीजिए अपनी नोटबुक। यार सर ने 3 टॉपिक बताए हैं, इसको लिखूंगा, इसको समझूंगा, तभी एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ ये 4 चीजें याद होगी, तो यार क्रैमिफिकेशन से नहीं एग्जाम हो रहा। लेट मी बी ऑनेस्ट हियर, क्रैमिफिकेशन से एग्जाम नहीं हो रहा है। हाँ, आपको चीजें याद है, अच्छी बात है, बट आपको उनसे कहीं ना कहीं रिलेशन बनाना भी आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। चलिए अब अगर मैं डेज की बात करता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन डे से मुझे याद आया, तो कुछ डेज हम और नोट कर लेते हैं जो कि इस वीक में कहीं ना कहीं न्यूज में देखने को मिल रहे हैं। उनका नाम है जी यूनिसेफ फाउंडेशन डे, यूनिसेफ फाउंडेशन डे।
अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको, आप वीडियो को पॉज कीजिए कुछ समय के लिए और बताइए, सोचिए कि यूनिसेफ फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है। यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन हम सबने बहुत बार पढ़ी है ना। तो इसका फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, कोई बता सकता है? इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है जी 11 दिसंबर को। ठीक है जी। फिर आ जाता है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को। ठीक है जी। फिर एक दिन आता है विजय दिवस। अब बहुत हो गए, हमने फॉरेन डेज पढ़ लिया, अब आते हैं इंडियन डेज के ऊपर। विजय दिवस, विजय दिवस हम लोग मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? एक आता है कारगिल दिवस, जब हमने कारगिल की लड़ाई जीती थी। फिर आता है विजय दिवस। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, पहले ये सोचो। विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जब हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी, तो क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई थी 1972 में, उसी वॉर से जब हम जीते थे तो एक नया कंट्री निकला जिसको बोलते हैं बांग्लादेश। तो उस विक्ट्री को मार्क करने के लिए, नॉट फॉर क्रिएटिंग बांग्लादेश बट टू मार्क अवर विक्ट्री, जो हम पाकिस्तान पे जीते थे, उसके लिए मनाया जाता है जी विजय दिवस, जो कि हमारी 1971 की वॉर को सेलिब्रेट हम लोग यहां पे करते हैं। और ये मनाया जाता है आपका 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं एक क्वेश्चन और, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। हमने माइनॉरिटीज की बात की और माइग्रेंट्स भी तो हैं, तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है जी? ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। तो अगेन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सब डेज को नोट कर लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप यहां पे स्क्रीनशॉट भी यहां पे ले सकते हैं। चलिए, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि इस बार न्यूज में थे। अब बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज के ऊपर, गुड गवर्नेंस वीक के ऊपर, जो कि 19 दिसंबर से मनाया जाएगा। 19 दिसंबर से गुड गवर्नेंस वीक स्टार्ट हुआ है और यहां पे एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है उस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। तो आप मुझे उस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें हमारी डिलीवरी जो है उसको बेटर करना है, कैसे हम अपने ड्रेसेस को कम कर सकते हैं और ग्रास रूट लेवल पर जाके उसका काम करना है। तो मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दिया, ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं यहां पे। तो यहां पे कौन सी इनिशिएटिव की बात हो रही है जी? देखिए, गवर्नेंस आपको कौन देगा? गवर्नेंस कौन देगा आपको? प्रशासन देगा। हम बोलते ना प्रशासन ने अपना काम नहीं किया, हम कभी तो सरकार ने अपना काम किया। सरकार के जो प्रशासन है, प्रशासन के थ्रू काम करवा रही है सरकार। तो गवर्नेंस कौन करवाएगा? प्रशासन करवाएगा। अब इस ऑप्शन में प्रशासन के बारे में कौन सी कितनी इनिशिएटिव्स हैं? एक ही है, तो वही इसका आंसर है, प्रशासन गांव की ओर। कि प्रशासन को बोला गया कि अब आप आके रूरल एरियाज पे काम कीजिए। ठीक है जी। तो ग्रास रूट लेवल पे आके जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सके, कैसे बेटर कर सके, उसके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया प्रशासन गांव की ओर। ठीक है। तो चांसेस कम है कि वो पूछे कितने डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। देखिए 700 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा और जितने भी हमारे पंचायत समिति के हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे जाके जनरली ये जो हमारे प्रशासन गांव की ओर इनिशिएटिव है वहां पे करवाए जाएंगे। चलिए, अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो रोल आउट कर रहा है इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड आयुर्वेदा एंड योगा इनटू द हेल्थ केयर सेक्टर? तो पहला स्टेट है जी इंडिया में जो कि आयुर्वेदा और योगा की पॉलिसी लेके आया और उसको अपने हेल्थ केयर सेक्टर में इंटीग्रेट करने वाला, यानी कि उसको इंक्लूड करने वाला है। तो बताइए कौन सा ऐसा पहला स्टेट है इंडिया में? बहुत प्रोमिनेंट स्टेट है। इस स्टेट ने काम किया था, स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला इंडिया का पहला स्टेट भी यही है, स्टेट्स में सिविल कोड लागू करने वाला। तो मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दिया है। अगला एक चीज और बताता हूं, इसी स्टेट में अगले साल आपकी नेशनल गेम्स होने वाली हैं 2025 में। तो बताइए जी इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। बिल्कुल सही जी, उत्तराखंड इसका आंसर है, क्योंकि उत्तराखंड में हमारे नेशनल गेम्स भी होने वाली हैं। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी स्टार्ट किया था और उत्तराखंड ही भारत का पहला स्टेट बना है जो कि हमारी आयुर्वेद और योगा को भी अपने हेल्थ केयर सेक्टर में लाने वाला है। चलिए, अब पहले बार मैंने बात की थी नेशनल गेम्स के बारे में, तो पहले याद करें कौन सी नेशनल गेम्स होंगी। एडिशन है जी 38 2025 में होगा, जैन एंड और फेब फर्स्ट वीक में ये इनिशिएटिव होगा। अब आते हैं जी इसका मैस्कॉट क्या है। एग्जाम में तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि मैस्कॉट क्या है जी आपका नेशनल गेम्स का। तो बताइए जी क्या है जी मैस्कॉट?
मैस्कॉट का नाम है मौली। मौली, अब मौली यहाँ पे क्या है, मौली एक स्टेट बर्ड है, तो उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है मौलन, उसी से ही इंस्पायर होके हमने जो मैस्कॉट बना उसका नाम है मौली। अब एक चीज और याद रखिए कि इसका टैग क्या है, क्या है जी इसका टैग, तो टैग है संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, ठीक है, संकल्प से शिखर तक। तो ये भी अभी ही हमने मैस्कॉट पे अनवील किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली, और टैगलाइन भी इसके बारे में अनवील की है। तो ये था जी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है विद रिगार्ड्स टू उत्तराखंड हियर, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है हमारा कि उबर ने इंडिया में, देखिए फिर पहली वाली बात है, उबर ने इंडिया में लॉन्च किया वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन एक्सक्लूसिव बाइक, ठीक है, वुमेन एक्सक्लूसिव बाइक और टैक्सी सर्विस लॉन्च किया है। कौन सी मेट्रो सिटी में लॉन्च है, इसका नाम रखा गया अर्बन उबर मेट्रो, उबर मोटो वुमेन। उबर से बात करें तो उबर शिकारा भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उबर शिकारा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में उबर ने स्टार्ट किया, जहां पे आप शिकारास को बुक कर सकते हो, और एक काइंड ऑफ वाटर टूरिज्म में एशिया में और भारत में पहली बार होने वाली चीज थी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं पहला वुमेन एक्सक्लूसिव हमने बाइक और टैक्सी सर्विस स्टार्ट, जिसका नाम है उबर मोटो वुमेन। तो कौन सी मेट्रो सिटी में स्टार्ट की गई है, उसका आंसर है जी आपका बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में ये सर्विस जो है उसको स्टार्ट किया गया है। चलिए तो इंपॉर्टेंट देखिए, मैंने आपको बताया उबर, अब देखो मैं बोलूंगा जो भी चीजें उबर ने अभी स्टार्ट की है, जैसे मैंने आपको उबर शिकारा बताया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए अब, क्योंकि अगर इतनी चीजें उबर कर रहा है और इतना रैपिडली कर रहा है तो ऑब्वियसली एग्जाम में सवाल आने के चांस और आपको कंफ्यूजन भी करवाई जा सकती है। तो याद रखिए मोटो, ठीक है, मेट्रो कहां पे है, मेट्रो है बेंगलुरु, और शिकारा तो कहां पे मिलते हैं, वो तो मिलते हैं कहां पे, जम्मू कश्मीर मिलते हैं, तो वहां से आपको याद हो सकता है कौन सी लेक थी, डल लेक में ये चीज जो है उसको स्टार्ट किया गया था। तो यहां पे लेक याद रखना, यहां पे लेक डल लेक थी, ठीक है। चलिए जी अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है जी नेट शेवरब्रंडर, ठीक है, नेट शेवरब्रंड जो है उन्होंने फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी बनाई है, फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी बनाई है, ठीक है, वुमेन क्रिकेट के अंदर। अब आपको मुझे बताना है कि ये जो है इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने किनका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। तो क्या वो मिथाली राज है, मैगलेनिंग है, ठीक है जी, चमनी सेने विरंतना है, और एलिसे पेरी है, या फिर सारा टेलर है। तो क्या है जी इनका आंसर जी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चमनी सेने विरत्ना, ठीक है, चमरी सेने विरत्ना इनका नाम है। तो देखिए ये श्रीलंकन क्रिकेटर थी और इनका रिकॉर्ड था 1998 में फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी का, ठीक है, और अब इनका रिकॉर्ड था नेट शेवरब्रंड ने, ठीक है जी। तो हमें ये पता होना यहां पे चाहिए। अब मैं जब टेस्ट 50s की बात, सेंचुरीज की बात कर रहा हूं, या फिर फास्टेस्ट हमने टेस्ट सेंचुरी की बात की है, तो यहीं से एक रिकॉर्ड किसी इंडियन क्रिकेटर ने बनाया जिनका नाम है ऋचा घोष, ठीक है, तो एक नाम रिकॉर्ड कर लीजिए, ऋचा घोष। T20 इंटरनेशनल में इंडिया की तरफ से सबसे फास्टेस्ट बनाने वाली वुमेन क्रिकेटर कौन बनी है, ऋचा घोष बनी है, ठीक है। और इसके बारे में क्या जाता है, कौन सी टीम के खिलाफ था, वेस्ट इंडीज, ठीक है, फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड बना है इंडियन, फास्टेस्ट इंडियन 50, और ओवरऑल ये वर्ल्ड की थर्ड फास्टेस्ट 50 बनाई उन्होंने, पढ़ना ये सेम बॉल्स पे बनाई गई है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है जी, इन्होंने सोफी डिवाइन आई थिंक 21 बॉल्स में 50 बनाई इन्होंने, सोफी डिवाइन है, ठीक है जी, और बॉब लिचफील्ड, ये है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ये है न्यूजीलैंड की। तो इन्होंने इनके साथ टाई कर लिया इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट 50, बट इंडिया की तरफ से ऑब्वियसली फास्टेस्ट 50 किसने बनाई है, ऋचा घोष ने बनाई है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ऋचा घोष को भी याद रखना, फास्टेस्ट 50, पर ये कौन सी है, ये T20 की बात हो रही है यहाँ पे, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मैच, T20 की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगर T20 से याद है, हम लोग बात करते हैं इंडिया श्रीलंका की बात करें तो याद रखना जो अगला T20 वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, वो इंडिया और श्रीलंका को होस्ट करेंगे, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी का इशू आया है और चैंपियंस ट्रॉफी के इशू में
ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में हो रहे हैं, तो ये भी एक इशू निकल के आया था कि जो अगला T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया होस्ट कर रहा है, वहां पे पाकिस्तान ने बोला था कि हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत कम चांस है, पर फिर भी आइडिया रखिए, इंडिया कंप्लीटली उसको होस्ट नहीं कर रहा है, इंडिया और श्रीलंका मिलके T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। ठीक है जी, तो आपको मुझे बताना, एक अवार्ड दिया गया है। ठीक है जी, हु वाज अवॉर्डेड दिस व्यास सम्मान 2024 अवार्ड फॉर, उनकी नॉवल का नाम, इसका नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ठीक है जी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। तो आपको मुझे बताना किनको ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि व्यास सम्मान 2024 का अवार्ड दिया गया है। चलिए बताइए किसको अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड मिला है जी सूर्य बालाजी को। ठीक है, सूर्य बालाजी जो है वो एक बहुत ही रिनाउंड हिंदी राइटर हैं, उनकी एक नॉवल है। ठीक है, सूर्य बालाजी की नॉवल है जिसका नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इसको मिला है व्यास सम्मान अवार्ड। ठीक है जी, और अगर मैं व्यास सम्मान अवार्ड की बात करूं तो ये 1991 में स्टार्ट किया गया था बिरला फाउंडेशन में। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन का अवार्ड है, जो कि हमारे लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उनको अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब अवार्ड्स की बात आई है, तो अवार्ड्स के बारे में भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लीज आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला नाम आता है अरुण कपूर का, अरुण कपूर जी का नाम। तो अरुण कपूर सर जो है वो बहुत रिनाउंड एजुकेशनिस्ट हैं इंडिया में। इनको क्या है, भूटान का रॉयल ऑनरेरी अवार्ड दिया गया है, भूटान का रॉयल ऑनरेरी अवार्ड दिया गया है। ठीक है जी, अब इनको इस अवार्ड में दिया गया है, उसको बोलते हैं बुरा मर्फ। तो ये ना काइंड ऑफ मफलर है। ठीक है, बुरा मर्फ जो है वो एक मफलर है, काइंड ऑफ रेड स्कार्फ है जो दिया गया, उससे को बोलते हैं पतंग। तो इनको ये दोनों चीजें जो हैं दी गई हैं, पतंग और बुरा मर्फ। ठीक है, अगर मैं पतंग की बात करूं तो ये काइंड ऑफ एक सेरेमोनियल अवार्ड है जो भूटान की तरफ से दी जाती है, और ये स्कार्फ है जो उनको प्रेजेंट किया था। बहुत रिनाउंड एजुकेशनिस्ट हैं और इन्होंने भूटान और ओमान में एजुकेशन के प्रति बहुत ज्यादा काम किया है, तो इसलिए इनको ऑनर किया गया। तो याद रखना अरुण कपूर जी को। ठीक है, रॉयल ऑनर ऑफ भूटान दिया गया है। चलिए अब इसके बाद एक अगला नाम आता है किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ जी का, ये बायोकॉन की मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है ना, तो बायोकॉन की ये हमारी मेंबर हैं। ठीक है, बायोकॉन के चेयरपर्सन और इनको जमशेदजी टाटा अवार्ड दिया गया है, जमशेदजी टाटा अवार्ड। तो जमशेदजी टाटा अवार्ड दिया गया है किरण मजूमदार शॉ जी को, और अरुण कपूर जी को दिया गया भूटान का एक रॉयल ऑनरेरी अवार्ड। तो चलिए यहाँ पे बेसिक सवाल मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। भारत रत्न अवार्ड है। तो आपको मैं एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए रिसेंटली भारत रत्न अवार्ड किन किन को दिया गया है, किन किन को इंडिया ने रिसेंटली भारत रत्न अवार्ड दिया है। तो ये है आपका आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन। चलिए जी बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। देखिए इतना बोनामी, इतना बॉनमती, ठीक है जी, ये बार्सिलोना की हैं, इनको वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, यानी कि बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 के अंदर इनको वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो आपको मुझे बताना है कि इन्होंने जो अवार्ड जीता है ये कंसेक्टिवली जीता है। तो बताइए कितनी बार लगातार इन्होंने ये अवार्ड जीता है, कितनी बार। तो ये इनका दूसरी बार, ठीक है, सेकेंड कंसेक्टिव टाइम इन्होंने ये अवार्ड जो है वो जीता है। ठीक है जी, तो मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला, वो मिला विनिसियस जूनियर को, जो कि रियल मैड्रिड से और वो ब्राजील से रिलेट करते हैं। ठीक है जी, इनॉग्रल मार्ता अवार्ड किसको मिला है, मार्ता जो कि ऑरलैंडो प्राइड के क्लब है और वो ब्राजील से हैं। ठीक है जी, और मार्था अवार्ड जो है गोल ऑफ द ईयर वुमेन्स फुटबॉल का अवार्ड भी, मार्था अवार्ड जो है इसको बोला जाता है गोल ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम से उसको बोला जाता है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं फीफा की बात हुई है, तो फीफा ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि जो हमारे अपकमिंग वर्ल्ड कप्स होंगे वो कहां कहां पे होंगे। ठीक है, चलिए
सऊदी अरामको के साथ ना फीफा का एग्रीमेंट साइन हुआ था कुछ महीने पहले, तो वहां पे क्लियर कट हो गया था कि सऊदी अरेबिया फीफा का वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। अब फीफा ने ऑफिशियली बता दिया है कि सऊदी अरेबिया जो है वो 2034 का वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। ठीक है, तो 2034 का वर्ल्ड कप जो ऑफिशियली मेंस वर्ल्ड कप है वो कहां पे होगा? सऊदी अरेबिया में होगा। अगर मैं बात करूं 2030 के वर्ल्ड कप की, ठीक है, 2030 का वर्ल्ड कप ना एक इंटर कॉन्टिनेंटल और इंटर कंट्रीज होने वाला है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग कॉन्टिनेंट से यहां पे मैच खेले जाएंगे। तो यहां पे स्पेन, पोर्तुगाल, मोरक्को, ठीक है, स्पेन, पोर्तुगाल, मोरक्को, ये तो को होस्ट करेंगे। इनके साथ जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं यानी कि अर्जेंटीना, उरुग्वे, ठीक है जी, और आपका पैराग्वे, तो ये भी होस्ट करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, 2 कॉन्टिनेंट्स में खेला जाएगा 2030 का फीफा वर्ल्ड कप। तो ये हमें दोनों पता है, 30 का भी और 34 का मेंस का वर्ल्ड कप कहां पे हो रहा है? सऊदी अरेबिया में हो रहा है। चलिए जी, अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। तो रिसेंटली कौन से मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया गया फ्रॉम द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट इन इट्स कंस्ट्रक्शन? तो कौन है जी? ये है हमारा अयोध्या मंदिर, बिल्कुल राम मंदिर जो अयोध्या में है वहां पे उसको दिया गया है हमारा इस बार का सेफ्टी कंस्ट्रक्शन अवार्ड फ्रॉम द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि बहुत सेफ्टी प्रैक्टिसेस किए गए थे, बहुत सेफ्टी मैनेजमेंट किया गया इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान। चलिए अगला सवाल आ जाता है जी, रेनाउंड तबला मास्टर जाकिर हुसैन जी, बिल्कुल जी, बहुत ही रेनाउंड थे जाकिर हुसैन सर। उनका रिसेंटली निधन हो चुका है, ही हैज पास्ड अवे। अब वो बहुत ही एक काइंड ऑफ ऐसी शख्सियत है जो कि सदियों में एक बार आते हैं, और दूसरी बात यह है कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने भारत का नाम बहुत जगह पे ऊंचा किया है। अब यहीं पे एक चीज आती है ग्रैमी अवार्ड्स। तो ग्रैमी अवार्ड्स को उन्होंने कितनी बार जीता है? मेरा सवाल है उन्होंने ग्रैमी अवार्ड को कितनी बार जीता है? जाकिर हुसैन के बारे में आप जितना पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। कारण यह है कि जाकिर हुसैन जी के ऊपर एग्जाम पे सवाल आने के चांस हैं, बिकॉज ही हैज बीन अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको इंटरनेशनली एक्लेम्ड थे। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उनको किस किस अवार्ड से नवाजा गया है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड कितनी बार मिला था? मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि इतना आसान सवाल नहीं है, ये बहुत मुश्किल सवाल पूछा है यहाँ। ठीक है, कितनी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो अगर याद भी होगा तो अब टिप्स पे तो नहीं होगा, 3 थे 4 थे, कितने थे? तो उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है जी 4 बार। अब बहुत बच्चे सोचेंगे 4 बार कैसे हुआ, इसको समझते हैं। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड्स ना, ये क्वेश्चन जब मैंने बनाया था तो मेरे लिए भी काइंड ऑफ सरप्राइज था कि मुझे भी नहीं पता था। मुझे 3 बार पता था, चौथी बार तो जब मैंने पढ़ा मुझे भी तब रियलाइज हुआ, क्योंकि मैंने पढ़ा था ये वाला कि उनको 3 ग्रैमी 2024 एडिशन में सिंगल एडिशन में मिले थे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन थे जिनको के 3 ग्रैमीज लगातार मिले 2024 में। बट यहां पे आंसर 4 क्यों है? क्योंकि इनको 1992 में भी ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, एक एल्बम थी प्लैनेट ड्रम। ठीक है, 1992 में एक एल्बम थी प्लैनेट ड्रम, उनके लिए भी इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। 2024 में भी इनको 3 ग्रैमी अवार्ड मिले, एक नहीं दो नहीं 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। और अगर मैं बात करूं मिस्टर जाकिर हुसैन के बारे में, तो भारत सरकार ने इनको पद्मश्री दिया था 1988 में, पद्म भूषण दिया 2002 में, पद्म विभूषण दिया 2023 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया था 1990 में। और माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे अवार्ड्स हमें याद करने पड़ेंगे। मैं मान सकता हूं कि आप में से बहुत बच्चे सोचेंगे सर इतना कौन याद करेगा, पर देखिए बहुत ही रिनाउंड एक शख्सियत है, तो इनके बारे में हमें अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इनको अवार्ड मिला था 3 ग्रैमीज, किस किस के लिए मिला था उसको समझते हैं। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस और बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम। इन 3 के लिए इनको 2024 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम शक्ति, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस दैट इज फॉर पाश्तो, और बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम एज वी स्पीक। तो ये इनके पास में इनको अवार्ड दिए गए हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर, बॉब कार्स लिमिटेड। ठीक है, तो बॉब के नाम क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा।
तो बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड्स ने एक नया कार्ड लॉन्च किया, नया टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए लॉन्च किया गया और ये रुपे नेटवर्क पे बेस्ड है। तुम्हें पता है मास्टर कार्ड नेटवर्क आता है, रुपए आता है, वीजा आता है, तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ना नेटवर्किंग्स हैं कार्ड्स के ऊपर। तो ये रुपए के नेटवर्क कार्ड के ऊपर दिया गया है। तो इसका नाम क्या है? जिसका नाम है तियारा। इसका नाम है तियारा क्रेडिट कार्ड, जो कि किसने दिया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगर इस पर सवाल आया तो बहुत ही डायरेक्ट सवाल आया कि यार ये क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक, डायबिटीज बायो बैंक जो है वो एस्टैब्लिश किया गया, कौन सी सिटी में एस्टैब्लिश किया गया आपको मुझे ये बताना है। भारत का पहला डायबिटीज बैंक एस्टैब्लिश हुआ है दोस्तों चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। मैं पता है डिफरेंस ऑफ डायबिटीज, आई थिंक डायबिटीज को इंश्योरेंस देने वाली पहली कंपनी बनी थी बजाज इंश्योरेंस। ठीक है, बजाज इंश्योरेंस पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी जिन्होंने डायबिटीज को भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर किया था। अब यहीं पे आता है, आप उसको कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, आई एम नॉट, मुझे लग रहा है वही था, पर फिर भी मैं आप सबसे बोलूंगा प्लीज एक बार उसको कंफर्म जरूर कर लेना कि क्या बजाज इंश्योरेंस ही था। आई थिंक बजाज आलियांज इंश्योरेंस ही शायद, जितना मुझे याद है, बट आप फिर भी उसको कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं चेन्नई के ऊपर। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां पे बना है? चेन्नई में बना है। अब यहां पे क्या है, इसका मतलब क्या है? ये बायो बैंक जो है ना वो हमारी रिसर्च को बेटर करेगा। हम एडवांस रिसर्च कर सकते हैं डायबिटीज और डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द इंडियन टाइप ऑफ डायबिटीज। ये आईसीएमआर का इनिशिएटिव है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हमारा मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर हमारा ये बायो बैंक जो है इसको एस्टैब्लिश किया, जहां पे हम डिफरेंट सेट ऑफ जो डायबिटीज हैं उन सबके सैंपल्स जो है यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उस पर रिसर्च करके क्या आपकी ये दवाई निकाल सकते हैं या फिर एक रिसर्च कर सकते हैं प्रॉपर, तो उसके लिए बायो बैंक यहाँ पे बनाया गया है। चलिए अब अगला सवाल है जी, एनसीईआरटी ने किस प्लेटफॉर्म के साथ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू एनहांस द अवेलेबिलिटी ऑफ एनसीईआरटी पब्लिकेशंस अक्रॉस टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। यानी कि रूरल टू रूरल सिटीज में हम अपनी एनसीईआरटी के जो भी पब्लिकेशन है, हम सब ने सीबीएसई में एनसीईआरटी किताबें पढ़ी होंगी, बट हमने कभी बार बहुत नोट किया है कि रूरल एरियाज में ना कई बार एनसीईआरटी की बुक्स भी नहीं मिल पाती। तो एनसीईआरटी अपनी रीच को बढ़ाना चाहता है, तो उसी केस के अंदर एनसीईआरटी ने अपना एक एग्रीमेंट साइन किया किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ। बताइए उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या? उस प्लेटफॉर्म का नाम है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट और एनसीईआरटी का एग्रीमेंट साइन हुआ है टू एनहांस द अवेलेबिलिटी ऑफ एनसीईआरटी पब्लिकेशंस। ठीक है जी, अब इससे क्या होगा, अगर आप फ्लिपकार्ट के साथ एग्रीमेंट साइन करोगे तो आपकी डिलीवरी अफोर्डेबल हो जाएगी, आप सीमलेस अवेलेबिलिटी दे सकते हो। ठीक है जी, इन दिस स्पेसिफिकल सिटीज। तो ये नहीं कि सिर्फ टियर 2 टियर 3 के लिए, बट बोला कि स्पेसिफिकली फोकस जो है टियर 2 टियर 3 सिटीज के ऊपर किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आते हैं अगले सवाल के ऊपर। गति शक्ति विश्वविद्यालय, तो रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ गति शक्ति विश्वविद्यालय और इंडियन नेवी फोकस। ठीक है, जहां पे हमारा लॉजिस्टिक रिलेटेड एजुकेशन रिसर्च के ऊपर काम किया गया है। आपको मुझे बताना है जो ये गति शक्ति विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है ये कब बनी है? ठीक है, तो बताइए कब बनी है? गति शक्ति विश्वविद्यालय बना है आपका 2022 में। बिल्कुल सही दोस्तों, 2022 में हमारा गति शक्ति विश्वविद्यालय बना है। तो हुआ क्या है, गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ना इंडियन नेवी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में क्या होगा, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो वही यहाँ पे हो रहा है, लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी टू द नेवल ऑफिसर्स। ठीक है जी, जहां से हमारा जो लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क है या फिर जो हमारा सप्लाई मैनेजमेंट है उसको हम बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी बेस पे हम एक्सपर्टीज को बुलाएंगे, कुछ केस स्टडीज को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा विद द नेवल ऑफिसर्स, ताकि किस तरह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बेटर की जा सकती है। और गति शक्ति विश्वविद्यालय कब बना है? 2022 में, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रिसेंटली लॉन्च कुंभ से आय यक? कुंभ सहायक है इसका नाम एक्चुअली में, तो पर इसको लिखा है एआई, कुंभ सहायक चैटबॉट। तो देखिए, अगर मैं कुंभ की बात करिए, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, महाकुंभ को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया, कौन सी सरकार ने दिया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। अब उसी महाकुंभ के लेकर एक नया इनिशिएटिव और इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर, इसका नाम है
कुंभ सहायक चैटबॉट। तो बताइए कुंभ सहायक चैटबॉट का मेन उद्देश्य क्या होगा यहाँ पे? उसका मेन ऑब्जेक्टिव है जी हमें गाइडेंस प्रोवाइड करनी, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करनी और अपडेट प्रोवाइड करनी है ड्यूरिंग दी महाकुंभ मेला ऑफ 2025। टिकटिंग की बात नहीं कर रहा, गाइडेंस की बात करेगा कि आप कैसे क्या क्या चीजें हैं उसको कैसे बताना है, उसके बारे में हमें अपडेट्स क्या हो रही है उसके बारे में लोगों को बताएगा यहाँ पे। ठीक है जी। और इसको प्रयागराज मेला अथॉरिटी और हमारा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम ने इसको लॉन्च किया और ये अभी जो है 11 भाषाओं में हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा एक बहुत ही रेनाउंड ट्राइबल वुमेन थी, ठीक है जी, और एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी। तो मैंने आपसे जो सवाल पूछा, आपसे सवाल पूछा कि इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो ये कौन सी ट्राइब से सबसे पहले, क्योंकि ट्राइबल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी, तो पहला क्वेश्चन ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, और इनको ना पद्मश्री दिया गया था, रिसेंटली दिया गया था पद्मश्री। रिसेंटली का मतलब ये नहीं कि अभी इसी साल दिया, रिसेंटली का मतलब पिछले कुछ सालों में ही दिया गया। तो आपको मुझे बताना है इनको किस साल में पद्मश्री दिया गया और एक कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं। अगर आपको ट्राइब पता है तो फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है जी हलकी। ठीक है, हलकी ट्राइब है और इनको 2021 में पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री दिया गया 2021 में। ठीक है, 2021 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये बेसिकली क्या है, ये कर्नाटका से हैं। ठीक है, तुलसी गौड़ा जी जो हैं वो कर्नाटका से हैं। ठीक है, हलकी ट्राइब है कर्नाटका की, वहां से ये बिलोंग करती थी और इनको पॉपुलरली बोला जाता है वृक्षका माते, वृक्ष माते बोला जाता है, यानी कि वृक्ष मदर। ठीक है, वृक्ष मदर या ट्री मदर बोल सकते हैं, वृक्ष माते इनको बोला जाता था क्योंकि इन्होंने 30,000 ट्री सैपलिंग्स को, 30,000 से ज्यादा जो पेड़ सैपलिंग्स हैं, ठीक है, उनको प्लांट किया था और उनकी केयर भी की थी प्रॉपर। सिर्फ पेड़ लगाए नहीं थे, उनकी केयर की थी, उनको पूरा का पूरा उस पर काम किया था। तो दैट इज व्हाई शी वाज रिकॉग्नाइज्ड आल्सो एंड शी वाज बीइंग गिवन पद्मश्री आल्सो। चलिए जी, अब बात करते हैं अगली न्यूज के ऊपर। अब बात है जी डिफेंस एक्सरसाइज के ऊपर। डेजर्ट नाइट एक एक्सरसाइज हुई है, आपको मुझे बताना है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो हुई है वो 3 कंट्रीज के बीच में हुई है। तो बताइए वो 3 कंट्रीज कौन सी है डेजर्ट नाइट। हमने मालाबार एक्सरसाइज पढ़ी है, वहां पे भी मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसी तरह से डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है, इसमें कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है जी। इसमें इंडिया तो इन्वॉल्व है ही है, क्योंकि हर ऑप्शन में आपको इंडिया मिले, तो इसका मतलब इंडिया, तो इसका आंसर है। इंडिया के अलावा दूसरी कौन सी आपको पता करना है, इसका आंसर आ जाता है जी ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, फ्रांस और यूएई। बिल्कुल सही, इंडिया, फ्रांस और यूएई ने मिलके एक एक्सरसाइज का नाम है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट हियर। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ एक एक्सरसाइज और, इसका नाम है स्लाइनेक्स। बहुत ही इजी है, ये इंडिया श्रीलंका की नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया श्रीलंका की नेवल एक्सरसाइज है, कहां पे हुई है, विशाखापट्टनम में हुई है। तो ये भी रिसेंट वीक्स में ही हुई है। ठीक है, विशाखापट्टनम में हुई है। ठीक है, चलिए ये था किस क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं आखिरी 10 क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट में डिस्कस करते हैं। गूगल इंडिया, तो गूगल इंडिया ने रिसेंटली अपने कंट्री मैनेजर को अपॉइंट किया और वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया। तो आपको मुझे बताना है कौन बनी है जो कि कंट्री मैनेजर भी बनी और वाइस प्रेसिडेंट बने गूगल इंडिया के। तो उनका नाम क्या है जी। ऑप्शन देखिए, संजय गुप्ता है, प्रीति लोबाना है, सुंदर पिचाई है, अरुंधति भट्टाचार्य या फिर शांतनु नारायण है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है, सुंदर पिचाई सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो याद रखना सुंदर पिचाई गूगल इंडिया नहीं, गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, अब अरुंधति भट्टाचार्य यहां पे नहीं है, तो इसका आंसर है एक्चुअली प्रीति लोबाना। प्रीति लोबाना इसका आंसर। उन्होंने किनको रिप्लेस किया, संजय गुप्ता जी को रिप्लेस किया है एज द गूगल इंडिया हेड। ठीक है, तो प्रीति लोबाना ने संजय गुप्ता जी को रिप्लेस किया है एज द गूगल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट एंड द मैनेजर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है जी रविचंद्रन अश्विन जी के ऊपर। सो हमने, अगर आप क्रिकेट फैन है तो आप सबने देखा होगा कि ड्यूरिंग द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हो रही है, तो जो रिसेंट 3rd टेस्ट मैच हुआ था उसके कंक्लूजन में एक बहुत ही इमोशनल सा नोट दिया था क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन जी ने, जहां पे आकर उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैं ऑफिशियली अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर रहा हूं। तो रविचंद्रन अश्विन काफी ग्रेट प्लेयर हैं, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया। तो इनके ना रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड था। ये पहले बॉलर बने हैं इन दी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टू अचीव अ माइलस्टोन। अब मुझे बताना इसमें से कौन सा माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया था। फर्स्ट बॉलर टू टेक 150 विकेट्स,
to take 100 wickets, to take 175 wickets, to take 125 or to take 200 wickets in the World Test Championship? तो इसका आंसर है जी 100। तो अश्विन जी के नाम रिकॉर्ड था इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये इकलौते बॉलर हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा विकेटें ली हैं, ठीक है, टू टेक 100 विकेट्स। दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर, ठीक है। चलिए, सो ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट ही हैज क्लेम्ड अराउंड 537 विकेट्स, ठीक है जी। और मैंने जैसे बताया फर्स्ट बॉलर टू रीच 100 विकेट्स इन दी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और एट प्रेजेंट इनके पास अराउंड 195 विकेट्स थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं, ठीक है जी। अब रविचंद्रन अश्विन से रिगार्डिंग एक चीज आपको और याद रखनी है फ्रॉम रिगार्ड्स टू इंडियन क्रिकेट टीम, जसप्रीत बुमराह जी। तो जसप्रीत बुमराह ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है कपिल देव जी का। अब आप बोलोगे ये रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह हैज अचीव्ड द रिकॉर्ड टू अचीव द हाईएस्ट विकेट इन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। ये याद रखना, हाईएस्ट विकेट टेकन बाय एन इंडियन बॉलर इन ऑस्ट्रेलियन सॉइल, दैट इज जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह जी ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा इंडियन क्रिकेटर किसी ने विकेट लिया है तो वो जसप्रीत बुमराह है। और इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा था? कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो हमें ये यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछो बिकॉज अभी आईपीएल भी होने वाला है, तो शायद जब आपका एग्जाम होगा तो उसके आसपास आईपीएल भी चल रहा होगा, तो ये भी याद रखिए रविचंद्रन अश्विन किस आईपीएल टीम से खेल रहे हैं? सीएसके से खेलेंगे, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेंगे इस साल का आईपीएल सीजन। और इन्होंने तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया है, बी टेस्ट, ओडीआई और टी20। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है जी, विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट टू विन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप? वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप रिसेंटली हुआ है और इंडिया ने किसको हराया है? इंडिया ने हराया है जी चाइना को। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इंडिया ने यहां पे हराया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो जीत है क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये भारत का पहली बार फर्स्ट टाइम है कि इंडिया ने वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप जीता था, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट टाइम ने, फर्स्ट टाइम पिछली बार जीता था 2023 में, इन्होंने पहली बार जीता था, सॉरी गाइस, सॉरी, 23 में पहली बार जीता था, तब इन्होंने हराया था कोरिया को। और इस साल इन्होंने दूसरी बार जीता है, कंसेक्टिवली जीता, और किसको हराया है? चाइना को यहां पे हराया है। हॉकी की हम बात करें तो हॉकी से रिलेटेड याद रखना, हॉकी इंडिया लीग, हॉकी इंडिया लीग के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर का एग्रीमेंट हुआ है। हॉकी इंडिया लीग के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर कौन है? वो होंगे दूरदर्शन। तो दूरदर्शन हॉकी इंडिया लीग का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बनेगा। इसका रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगर मैं हॉकी से रिगार्डिंग एक चीज और बताऊं करूं तो इस बार पहली बार है कि वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग भी होगी, वुमेन की हॉकी इंडिया लीग होगी पहली बार, ठीक है। कहां पे होगी? रांची में होगी, ठीक है। कहां पे होगी? रांची में होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हमें यहाँ पे याद रखने इन टर्म्स ऑफ हॉकी के बारे में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे पूछा था, हमने एक चीज मैंने आपसे दोबारा पूछूंगा, होमवर्क एक पहला पूछा, एक चीज और पूछूंगा, रिवाइज कर रहा होगा आपने। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इनके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हरमनप्रीत जो थे, जो कैप्टन है मेंस टीम के, वो प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे। बट एफआईएच मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, एफआईएच के प्रेसिडेंट कौन है बताइए? द प्रेसिडेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर आता है जी क्रिकेट के ऊपर। तो हमने रविचंद्रन अश्विन के बारे में डिस्कस किया है, ऋचा घोष के बारे में आज डिस्कस किया था, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रोमिनेंट इवेंट के ऊपर, जिसको बोले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई है रिसेंटली। तो मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीती है इस बार। तो आपको मुझे बताना है मुंबई ने किसको हराया है, पहली बार किसको हराया है। और जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो 2006-2007 से स्टार्ट हुई थी, किसके रिगार्डिंग है? क्रिकेट के रिगार्डिंग है। और पहला एडिशन किसने जीता था? तो इनॉग्रल एडिशन किसने जीता था? तो मुंबई ने किसको हराया है जी? मध्य प्रदेश को हराया है। इनॉग्रल एडिशन जीता था तमिलनाडु ने। और 2023 का एडिशन किसने जीता था? पंजाब ने जीता था, ठीक है। 2023 का एडिशन जीता था पंजाब ने, इनॉग्रल तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु से याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 3 बार अगर किसी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जीता है तो वो तमिलनाडु ने 3 बार जीता है और मुंबई ने दूसरी बार जीती है, ठीक है। तो मुंबई ने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो टूर्नामेंट है वो जीता है। चलिए, अब बात करते हैं हमारे अगली न्यूज के ऊपर, बिकॉज द इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं अगले न्यूज के ऊपर, संपर्क 4.0, ठीक है। संपर्क 4.0 इनिशिएटिव न्यूज में, ये भी एक इंडियन नेवल का इनिशिएटिव है,
ठीक है जी। तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर आपने मेरे को ध्यान से सुना है तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज द नेक्स्ट सर्विस कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जहां पे जो लॉन्च की गई थी इंडियन आर्मी के थ्रू। क्या ये इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है? दूसरी स्टेटमेंट अगर आप समझोगे, इनिशिएटिव फोकसेस ऑन एस्टैब्लिशिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन वेटरन्स एंड ECHS नेवी। अब देखो यहाँ पे दो चीज समझो, ये और ये स्टेटमेंट आपस में करेक्ट नहीं हो सकती। अगर इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया है तो इंडियन आर्मी की ही इंडियन आर्मी का ही कोई ना कोई हेल्थ सिस्टम होगा जो कि इसको मॉनिटर करेगा, ठीक है। अगर नेवी मॉनिटर कर तो इसका आंसर नेवी इसको लॉन्च कर रहा होगा। तो यहाँ पे 1 और 2 तो ऑप्शन है, या तो 2 और 3 होगा या 1 और 3 होगा। 1, 2 और 3 भी नहीं हो सकता, ओनली 3 भी हो सकता है, क्या पता दोनों ही गलत हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंश्योर हेल्थ केयर सर्विसेज टू द नेवल वेटरन्स। तो जब हमें यहाँ पे नेवल पता चल गया तो हमें पता चल गया ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर बन जाएगा 2 और 3। ये क्वेश्चन अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, ठीक है। अपने आप में देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इंडियन नेवी ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है एक्स, जिसका नाम है संपर्क 4.0। ये इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है, ठीक है जी। चलिए, तो इंडियन नेवी की ये एक इनिशिएटिव का नाम है संपर्क, जो कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया कि इंडियन नेवी की कमिटमेंट है ताकि वो अपने जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने नेवल वेटरन्स को, ठीक है जी। चलिए, अब आता है अगला क्वेश्चन। विच इंडियन फिल्म वन एन अवार्ड एट द 13th TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स इन द ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी? तो किसने अवार्ड जीता है जी, बताइए। हु हैज वन द अवार्ड? तो अवार्ड जीता है जी, दैट इज द ऑप्शन इज द कुंबया स्टोरी। द कुंबया स्टोरी, ठीक है जी, हैज बैग्ड दिस अवार्ड, ठीक है। अब याद रखना किस कैटेगरी में जीता है? ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जीता है, ठीक है जी। और एक चीज याद है यहाँ पे ना, एक बार फाउंडर्स अवार्ड, द फाउंडर्स अवार्ड भी स्टार्ट किया गया था, जिसको किसको गया? वो गया है कीनिया के फिल्म नवी को। कीनियन फिल्म नवी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया था, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू दी अवार्ड शेयर, ठीक है जी। और अगर हम अवार्ड्स की बात, तो हमने रिसेंटली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था 4 प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जिनको सेलिब्रेट किया गया था। उनमें से एक तो सबको पता है, जो बहुत ज्यादा हाई रिनाउंड है, वो है मिस्टर राज कपूर। उनके अलावा बाकी 3 कौन थे वो बताइए, क्योंकि पिछली क्लास में पढ़ाया है ना मैंने पिछली क्लास में, आप सबने रिवाइज भी किया होगा। अगर आप बिल्कुल चैनल पर नए जुड़े हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो पिछली वीडियो भी देखिए और वहां पे जाके समझिए और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से तो चीजें याद होंगी। बोला ना नोटबुक रखो, नोटबुक में लिख लो उस चीज को। यार क्वेश्चन पूछा आता था, नहीं आता था, लेट्स रिवाइज इट अगेन, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट दी पार्टनरशिप बिटवीन गूगल एंड एनसीईआरटी? देखिए, हमने एनसीईआरटी और फ्लिपकार्ट का एग्रीमेंट पढ़ा है, गूगल ने भी पार्टनरशिप किया है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। आपको मुझे बताना है वहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट यह है, गूगल ने पार्टनर किया एनसीईआरटी के, वो एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करेगा, ठीक है, इन द इंडियन साइन लैंग्वेज। दूसरा बोला गया है कि ये एक इनिशिएटिव है जो कि ऑफर करेगा पेड एजुकेशनल कंटेंट टू द स्टूडेंट्स इन ग्रेड 1 to 12। तीसरा है कि भाई एक पार्टनरशिप है जहां पे टीचर्स फ्री एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे टू द इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है। और लिखा है गूगल का इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा क्लास 9th to 12th ओनली। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे ए और सी, यानी कि पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है। गूगल ने पार्टनर किया है कि हमारी साइन लैंग्वेज को बेटर करने के लिए यूट्यूब एक चैनल एंड गूगल स्टार्ट करेगा, और इसमें होगा क्या, वहां पे टीचर्स फ्री एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे टू द इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब यहां पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक यूट्यूब चैनल यूट्यूब बनाएगा जहां पे फ्री एजुकेशन कंटेंट 1 से 12 तक दिया जाएगा बाय द टीचर्स हियर, ठीक है। और ये होगा क्या, ये एनसीईआरटी चैनल लॉन्च करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी जो है वो खुद का एक चैनल यहां पे लॉन्च करेगा। अब देखते हैं जी इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें हैं गूगल करेगा। गूगल ने पार्टनर किसके साथ किया था? NPTEL के साथ, जिसमें इसको बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग, जो कि यहाँ पे क्रेडेंशियल कोर्स बनाएगा यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद क्या है, ये एक पाथवे, क्योंकि जब मैं बता क्रेडेंशियल कोर्स बनाएगा तो उससे क्या होगा, इंडिविजुअल्स आउटसाइड द IIT सिस्टम जो है वो भी इस कोर्स को ले पाएंगे, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर पाएंगे,
ठीक है जी, लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ताकि वो वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं उनको वो परस्यू कर सके। यहाँ पे साइंटिफिक, लिटरेचर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, रॉकेट प्रोपल्शन, इनके ऊपर भी जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी। अभी एनपीटेल क्या है? एनपीटेल बेसिकली ना ज्वाइंट वेंचर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको फंड कर रही है। चलिए अब बात करते हैं यहां पे। ठीक है जी, अगला सवाल, 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एक्सपो जो है वो होस्ट किया गया था। 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो वाज होस्टेड। आपको मुझे बताना कहां पे होस्ट हुआ और इसका इवेंट का थीम क्या था। ठीक है जी, कहां पे होस्ट हुआ है? ये होस्ट हुआ है आपका देहरादून में। ठीक है जी, और इसकी थीम क्या है? डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव हियर। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट थी रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक डे। अब बात करते हैं हमारे अगले न्यूज के ऊपर। ठीक है जी, चलिए, और ये वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो है ये एक बायएनुअल इवेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज करवाती है। अब आते हैं हमारी स्कीम्स और रिपोर्ट से क्वेश्चंस की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है जी पहला, टेस्ट एटलस। तो टेस्ट एटलस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की रैंकिंग निकाली है ऑन दी 100 बेस्ट क्यूजीन इन दी वर्ल्ड। ठीक है, 100 बेस्ट क्यूजीन एंड 100 बेस्ट फूड सिटीज के ऊपर रैंक निकाला गया है। तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। उन्होंने बोला ग्रीस हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द 100 बेस्ट क्यूजीन्स इन द वर्ल्ड। इंडिया का रैंक 12th है जी इन द 100 बेस्ट क्यूजीन्स इन द वर्ल्ड रैंकिंग। मुंबई रैंक की गई थी एज द 5th बेस्ट ग्लोबल फूड सिटी। मैक्सिको और स्पेन 3rd और 4th नंबर पे इन टर्म्स ऑफ द 100 बेस्ट क्यूजीन्स इन द वर्ल्ड। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है? ठीक है जी, कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है ये आपको मुझे बताना है यहां पे क्या आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, तो आई विल अगेन गिव यू सम सर्टेन सेट ऑफ टाइम हियर। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए जी, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सभी की सभी स्टेटमेंट्स यहां पे सही हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इंडिया का जो क्यूजीन है उसको बेस्ट, उसको डिक्लेयर किया 12th बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, रिपोर्ट निकाली है टेस्ट एटलस ने। तो टॉप पे कौन है? ग्रीस नंबर 1 पे है, फॉलोड बाय इटली, मैक्सिको, स्पेन एंड पोर्तुगाल। ये टॉप 5 सिटीज हैं। अगर मैं 100 बेस्ट फूड सिटीज की बात करूं तो यहाँ पे मुंबई जो है वो 5th स्पॉट पे आया था। मुंबई 5th स्पॉट पे आया था और ओवरऑल बेस्ट क्यूजीन्स में इंडिया का जो इंडिया रैंक जो है उसका आता है 12th रैंक पे इंडिया का रैंक आया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक नेक्स्ट न्यूज के ऊपर जो उनकी है जल वाहक स्कीम के ऊपर। बिल्कुल रिसेंट लॉन्च हुई थी जल वाहक स्कीम। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है जल वाहक स्कीम के रिगार्डिंग। इसका ऑब्जेक्टिव है जी हमारे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है। देखिए मैंने आज ही आपको एक लॉजिस्टिक कॉस्ट के ऊपर इनिशिएटिव बढ़ाया था। ठीक है, तो इट एम्स टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड डीकंजेस्ट रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्रोवाइड करेगा कि आपको डायरेक्ट इंसेंटिव्स टू कार्गो ओनर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वाया वाटरवेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स। नेशनल वाटरवे 1, 2 और 16 जो है वो इंक्लूड किए गए हैं अंडर द स्कीम। तो बताइए यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, बताइए। चलिए अगेन आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप इसको देखिए और मुझे बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखिए ये सवाल ऐसे होते हैं जो कि हम सोचते हैं क्या एसबीआई क्लरिकल ऐसे सवाल पूछेगा या एसबीआई प्यूअर सवाल पूछेगा। ये तो सिर्फ नाबार्ड के पूछने या आरबीआई के पूछने वाले सवाल हैं। नहीं, देखिए अगर आप एसबीआई प्यूअर एग्जाम देख रहे हैं पिछले काफी समय से तो वहां पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब पूछने स्टार्ट हो चुके हैं और जनरली वो क्वेश्चन स्कीम्स या फिर कहीं ना कहीं आरबीआई के कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है उस पर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर है 1 और 2। सबसे पहले समझते हैं स्कीम है क्या। देखो नाम क्या है? जल वाहक। तो जल वाहक का मतलब क्या हुआ कि भाई वाहक क्या मतलब होता है हमारा ज्ञान, एक काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कहां पे? जल में। अब ये कौन सा जल है? नदियां हैं, समुंदर है या फिर क्या है, या फिर हमारे पोर्ट्स हैं। तो यहां पे जल वाहक का मेन टारगेट क्या था? हमारे इनलैंड वाटरवेज, जो इंडिया के अंदर वाटरवेज है ना, उसको हम कैसे यूटिलाइज करें। क्योंकि हम अपने पोर्ट्स को या लॉजिस्टिक्स को जो बाहर है उसको बेटर कर रहे हैं, पर अंदर लेवल पे लॉजिस्टिक्स कैसे बेटर किया जाए उसकी बात यहां पे की जा रही है। अब देखिए यहां पे मेन चीज क्या है, क्यों इसके बारे में बात। उन्होंने बोला है कि जो रोड्स हैं, रेलवेज हैं, वहां पे कंजेशन बहुत ज्यादा है, तो इसको डीकंजेस्ट करने के लिए हमने एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया है फॉर दी
लॉजिस्टिक्स हियर, ठीक है। ये इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन इनलैंड एंड कोस्ट शिपिंग लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, स्कीम को, और ये स्कीम आपकी 3 साल के लिए अभी इनिशियली वैलिड की गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कौन से वाटरवेज हैं, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 16 जो हैं, इनको बेसिकली क्या है, इट इंसेंटिवाइज द मूवमेंट्स ऑफ लॉन्ग हॉल कार्गो, ठीक है। जो बड़े बड़े कार्गोज होते हैं ना, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा अगर उनकी मूवमेंट होती है वाटरवे 1, 2 और 16 के ऊपर, ठीक है जी। डायरेक्ट इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, टू द कार्गो ओनर सो दैट दे कुड ट्रांसपोर्ट देयर कार्गो अप टू मोर देन 300 किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहां पे 1 and 3 आंसर होगा, सॉरी फॉर दिस गाइस, यहां पे आंसर 1 and 3 होगा, ठीक है, 300 होगा यहां पे, सॉरी फॉर दिस थिंग, ठीक है। आपको पीडीएफ में एक चीज ठीक कर दूंगा, तो यहां पे होगा मोर देन 300 किलोमीटर। चलिए जी, अब आते हैं आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये आपका 35% ऑफ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होगा वो रीइंबर्स करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, जब आप ट्रांसपोर्ट कार्गो कर रहे हो नेशनल वाटरवे 1, 2 और 16 के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद ये बिजनेस जो हमारे वेसल ऑपरेटर्स हैं उनको भी एनकरेज करेगा ताकि वो हायर करे वेसल्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, अदर देन, अगर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे अलावा भी अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो आप होस्ट कीजिए उनको, ठीक है जी। फ्रेट मिलेगा, ट्रेड बॉडीज हैं, एसोसिएशन है, कंपनीज, उनको भी बोला गया कि आप भी इनके आपके लिए एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि आप भी आगे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज करना चाहता है कि आप आइए और इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। अब आते हैं जी फिक्स्ड डे शेड्यूलिंग सेलिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या गया है, तो बोला गया कि एक फिक्स्ड डे शेड्यूल सेलिंग सर्विस जो है वो बनाई जाएगी, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हमें डेमोस्ट्रेट करना है रेडीनेस ऑफ द वाटरवेज ताकि वो वायबल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल भी बने। ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही चला दो, उन्होंने बोला एक फिक्स्ड डे शेड्यूल बनाएंगे ताकि उस टाइम से आप इसको वायबली यूज कर सको, ठीक है ना। और कहां कहां पे होगा ये, नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 स्ट्रेच जो है बेसिकली कलकत्ता से बनारस और कलकत्ता से पांडु तक जो है इसको फिक्स्ड डे शेड्यूलिंग के अंदर लाया जाएगा, ठीक है जी। और ओवरऑल मैं बात करूं तो इसको ऑपरेट करेगा आईसीएसएल। तो जो फिक्स्ड डे शेड्यूलिंग सिस्टम है इसको ऑपरेट करेगा आईसीएसएल, ठीक है जी। चलिए, तो ये चीजें हमें यहां पे याद रखनी है। बाकी अगर इसके बारे में बाकी डिटेल्स जो है मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे दे दी हैं, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। चलिए, अब आती है हमारी फाइनल स्कीम फॉर द डे, यानी कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर नेशनल वेयर हाउस रिसीप्ट बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि रिसेंटली अनाउंस किया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। अब आते हैं स्कीम के ऊपर। ये स्कीम अलाउ करेगी लोन्स अप टू ₹200 लाख फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, जहां पे 80% गारंटी कवर मिलेगा। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी फार्मर्स अलॉन्ग विद एमएसएमई और एफपीओ यहाँ पे कवर किए जाएंगे। फिर बोला गया loans availed against this E&W receipts are eligible for both credit and warehousing risk, or claim settlement for loan about ₹75 lakh to 2 crore is done in 2 installments of 80% and 20%। अब इसको समझते हैं स्कीम एक्चुअल में है क्या। जैसे जल भाग स्कीम वो इनलैंड वाटरवेज की बात करें, यहां पे क्या हुआ है कि जब भी कोई फार्मर अपना जो उनके गेहूं या कुछ भी उन्होंने बेचा, जो फूड ग्रेन्स हैं, उनको वो क्या करते हैं, स्टोर करवा देते हैं आके वेयर हाउस में। अब प्रॉब्लम देखिए यहां पे क्या आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब आप इनको स्टोर करवाओगे तो यार आपके लिए बेचना मुश्किल हो जाएगा। बेचना मुश्किल है ना, क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, फार्मर्स के पास बहुत बार होता है कि उनके पास सारा पैसा लग जाता है और उनके पास चीजें उपज है, उन्होंने वेयर हाउस में रख भी दी, उसको रिसिप्ट भी है, पर भाई पैसा नहीं है, तो वो क्या करें। अब वो सस्ते दाम में बेच देते, तो गवर्नमेंट ने बोला एक तो जो डिसेंट हो रहा है, उनके साथ डिस्ट्रेस हो रहा है, उसको हम यहां पे रोकना चाहते हैं। दूसरा, हम एनकरेज कर रहे हैं कि भाई आपके पास रिसिप्ट है ना, आप उस रिसिप्ट के बेस पे उनको क्रेडिट दे दीजिए। अब अगर कोई बैंक या कोऑपरेटिव क्रेडिट देगा तो उसको गारंटी कौन देगा, उनको भी तो गारंटी चाहिए। तो वहां पे आती है सेंट्रल गवर्नमेंट और वहीं से ये स्कीम निकल के आती है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर प्लेजिंग बेस्ड ऑन नेशनल वेयर हाउस रिसिप्ट्स, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, सरकार जो है वो बेसिकली डिस्ट्रेस सेलिंग को मिनिमाइज करेगा, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी कर देगा कि भाई फार्मर्स को और स्टेक होल्डर्स को भाई क्रेडिट इजीली मिल जाए, और एक काइंड ऑफ
इकोनॉमिक ग्रोथ भी फार्मर्स की यहाँ पे हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने क्या 1000 करोड़ का कॉर्पस रखा फॉर दी पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग, जहां पे भाई 5.5 लाख करोड़ जो है पोस्ट हार्वेस्ट लैंडिंग्स करवाई जाएंगी अगले 10 साल में। अब आता है देखिए आपने लोन को गारंटी तो करना है, तो कितने तक का लोन है? लोन अप टू ₹75 लाख अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, और अगर 2 करोड़ तक अगर वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर ये लोन दिया है तो ये गारंटी के अंदर कवर किया जाएगा। अब आता है किस किस को दिया जाएगा। देखिए स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, एमएसएमईज, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको ये लोन के अंदर दे आर एलिजिबल हियर। अब आता है कौन कौन लोन देगा, तो लोन देंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और हमारे कोऑपरेटिव बैंक। याद रखना यहां पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं यहां पे। रिस्क कवर क्या है? रिस्क आपका दोनों, देखिए क्रेडिट का रिस्क भी होगा और आपका वेयरहाउस का रिस्क, दोनों रिस्क यहां पे कवर किए जाएंगे। कितना कवर किया जाएगा? देखिए अगर आपका लोन 3 लाख रुपए तक है तो 85% गारंटी कवरेज दिया जाएगा। अगर आपका लोन 3 लाख से लेकर 75 लाख के बीच में है तो 80 to 85% कवरेज दिया जाएगा। और अगर आपका लोन 2 करोड़ तक है तो आपको 75% कवरेज यहां पे दिया जाएगा। फिर सेटलमेंट कैसे होगा? ये तो है क्लेम दिया जाए, गारंटेड कवरेज है इतना। अब आता है सेटलमेंट। अगर आपका लोन 75 लाख से तक है तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट पैसा मिलेगा, 75% और 25% में। अगर लोन 75 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के बीच में है तो आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी 60% और दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी 40% के ऊपर। तो ये चीजें आपको यहां पे याद रखना है। और अगर फार्मर्स की बात की गई तो एक इंपॉर्टेंट चीज यह भी याद रखना कि आरबीआई ने कोलेटरल लिमिट फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, ठीक है ना, कोलेटरल लिमिट फॉर एग्री फाइनेंस बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी कोई बता सकता है? अगेन पॉज द वीडियो, बताइए। कोलेटरल लिमिट जो है एग्री फाइनेंसिंग की आरबीआई ने बढ़ाई है, कितनी बढ़ाई कोई बता सकता है जी? ठीक है जी, दैट हैज बीन रेज्ड टू 2 लाख, ठीक है, 2 लाख रुपीस, ठीक है, फ्रॉम 1.6 लाख टू 2 लाख रुपीस, ठीक है जी। चलिए, और कब से स्टार्ट होने वाला है? ये 1 जनवरी 2025 से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर ऑन दी वीकली करंट अफेयर्स, दैट इज फ्रॉम 14th to 20th दिसंबर। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है तो इसी तरह से आप हमारी, फिर मजा आया तो ये भी बता दीजिए। और एंड में फिर बोलूंगा कि अगर आपको प्रैक्टिस करना चाहते हो, इस तरह और सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही कैटर करेगी। यहां पे जैसे मैं आपको बताया था, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और आपको यहां पे फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। फ्लैट 80% ऑफ आपको दिया जा रहा है। कोड है SBI 80 और अमाउंट है 720 रुपए, ठीक है। तो इसको आप फटाफट से सब्सक्राइब एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है जी hello@aerotab.co.in, और आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर 8146207241। चलिए जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास बढ़िया लगी होगी, आपको मजा आया होगा पढ़ के, कुछ नया सीखा होगा। ऑब्वियसली कुछ गलतियां हुई भी होंगी, आपने उनको भी नोट किया होगा और उससे भी आपने सीखना शुरू कर दिया होगा। तो इसी तरह से आपको मिलेंगे अब अगले हफ्ते आपकी अगली वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स क्लास के लिए। तब तक मैं आपको शुभकामनाएं भी दूंगा कि आप अपनी मेहनत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। बाय।